नमस्कार। कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का पाठ 5 और पाठ का नाम है अधिकार। इसका आज हम भाग 1 करेंगे। 2 भागों में इस चैप्टर को बांट के करेंगे। भाग 1 में हम अधिकार का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे और अर्थ के आधार पर अधिकार की विशेषताएं जानेंगे और उसके बाद अधिकार और दावे में क्या अंतर है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है अधिकार किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं अधिकार? बहुत साधारण सा अर्थ है इसका। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए समाज द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं को अधिकार कहते हैं। बिल्कुल साधारण सा अर्थ है कि व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए समाज द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं को अधिकार कहते हैं। व्यक्ति जिस समाज में रहता है तो वहाँ पर उसे अपने विकास की जरूरत पड़ती है, तो अपना विकास करने के लिए समाज उसको जो सुविधाएं देता है उन सुविधाओं को अधिकार कहते हैं। क्योंकि अगर आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। लास्की ने परिभाषा भी इसकी दी है अधिकार की। तो लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। आपने परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करना है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है और बहुत सरल सी परिभाषा है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं। वे अवस्थाएं हैं कि मतलब इनके बगैर ये जरूरी हैं सामाजिक जीवन के लिए, जिनके बिना व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। एक बोसांके की भी परिभाषा है। बोसांके के अनुसार अधिकार एक मांग है। वो कहता है बोसांके कि अधिकार एक मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो व्यक्ति जो है पहले वो एक मांग करता है, लेकिन मांग के लिए जरूरी है कि समाज उसको स्वीकार करता हो और फिर जब समाज उसको स्वीकार कर लेता है तो राज्य उसको लागू करता है, तो वो अधिकार बन जाता है। अधिकार एक मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार की विशेषताएं या आवश्यक तत्व, इन विशेषताओं के आधार पर या फिर आवश्यक तत्वों के आधार पर हम अधिकार के अर्थ को और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो अधिकार की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला उसमें है कि अधिकार एक मांग है। बोसांके ने भी कहा है कि अधिकार एक मांग होती है। तो अधिकार एक मांग है। अधिकार एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों से अपने लिए सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक मांग है। समझ रहे होंगे आप कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक मांग करता है। यह मांग व्यक्ति समाज से करता है। तो पहला जो अधिकार की विशेषता है कि अधिकार क्या है? एक मांग है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अपने लिए सुविधाएं प्राप्त करने के लिए करता है और व्यक्ति यह मांग जो है वो समाज से करता है। दूसरा, यह मांग उचित होनी चाहिए। दूसरी उसकी जो विशेषता है कि पहला हमने कहा कि अधिकार एक मांग है और जो ये मांग है वो उचित होनी चाहिए। केवल उसी मांग को अधिकार कहा जाएगा जो उचित हो। ऐसी कोई भी ऐसी मांग जो अनुचित है उसे अधिकार नहीं कहा जा सकता। तो पहला तो ये बात विशेषता स्पष्ट में आती है कि अधिकार एक मांग है, लेकिन उसकी जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि अधिकार जो एक मांग है उसका उचित होना जरूरी है। अगर मांग उचित नहीं है तो उसको अधिकार नहीं कहा जा सकता है। तीसरा, अधिकार समाज द्वारा स्वीकार होने चाहिए। बोसांके वाली परिभाषा में ये बात आई थी कि अधिकार एक मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो अधिकार की जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि अधिकार समाज द्वारा स्वीकार होने चाहिए। केवल उसी मांग को जो आपने मांग की है, केवल उसी मांग को अधिकार कहा जाएगा जिसे समाज स्वीकार करता है। कोई भी ऐसी मांग जिसे समाज स्वीकार न करता हो उसे अधिकार नहीं कहा जा सकता है। तो तीसरी विशेषता इसकी ये बनती है कि जो मांग है वो समाज द्वारा स्वीकार होनी चाहिए। अगर किसी मांग को समाज स्वीकार कर लेता, जैसे व्यक्ति की ये भी मांग हो सकती है कि व्यक्ति समाज से मांग सकता है कि मुझे लूटने का अधिकार दिया जाए। अब लेकिन उसकी ये मांग जायज़ नहीं है
तो उसकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो केवल उसी मांग को अधिकार कहा जाएगा जिसे समाज स्वीकार करता हो। कोई भी ऐसी मांग जिसे समाज स्वीकार न करता हो उसे अधिकार नहीं कहा जा सकता है। चौथा जो विशेषता है वो अधिकार सभी के लिए समान होते। अधिकार जो हैं किसी एक व्यक्ति या वर्ग के लोगों को नहीं दिए जाते हैं बल्कि सभी को समान रूप से दिए जाते हैं। अधिकार किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को नहीं दिए जाते हैं बल्कि सभी को समान रूप से दिए जाते हैं। तो अधिकार की एक विशेषता ये भी है कि ये सभी को बिना किसी भेदभाव से समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। पांचवी विशेषता है अधिकार की, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। एक व्यक्ति के जितने अधिकार होते हैं उसके उतने कर्तव्य भी होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है तो उसका यह कर्तव्य भी बनता है कि वह दूसरों को भी बोलने दे। हर अधिकार के साथ जो है एक व्यक्ति का कर्तव्य भी जुड़ा हुआ। ये नहीं है कि व्यक्ति को एक अधिकार मिल गया है और उसका कोई कर्तव्य नहीं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जैसे व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिल गया है लेकिन उसका एक कर्तव्य भी बनता है कि वह दूसरों को भी बोल। आपने सुना होगा जियो और जीने दो। अगर व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो उसका कर्तव्य भी बनता है कि वह दूसरों को भी जीने दे। हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य जो है वो अपने आप स्वतः जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। बोलने का अधिकार है तो उसका व्यक्ति का ये कर्तव्य भी बनता है कि वो दूसरों को भी बोलने दे। अगर व्यक्ति को क्या कह सकते हैं कि हम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तो उसका एक कर्तव्य भी बनता है कि दूसरों को भी शिक्षा प्राप्त करने दे, दूसरों के मार्ग में बाधा न बने। तो अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए। छठी विशेषता है कि अधिकार बदलते रहते। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि अधिकार स्थायी नहीं होते हैं बल्कि देश और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इसका यह मतलब है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे अधिकार भी बदलते जाते हैं। पुराने समय में लोगों को कुछ अलग प्रकार के अधिकार मिले हुए थे और यदि वर्तमान के साथ उसकी तुलना की जाए तो वर्तमान में लोगों के कुछ अलग प्रकार के अधिकार हैं। इसी प्रकार जो अधिकार हैं वो देश के अनुसार भी बदलते हैं। अमेरिका में लोगों को कुछ अलग प्रकार के अधिकार हमारे से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमारे से कम भी हो सकते हैं। हमारे देश में अगर आप एक लोकतांत्रिक देश और एक तानाशाही देश की तुलना करें तो एक तानाशाही देश में लोगों के अधिकार कम होते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में लोगों के अधिकार ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अधिकार जो है वो स्थायी नहीं है। ये नहीं है कि जैसे अमेरिका में है या जैसे चीन में है वैसे अधिकार दूसरे देशों में भी होंगे। वह अधिकार जो है वो देश और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। सातवीं विशेषता है अधिकार असीमित नहीं होते। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को जो अधिकार मिले होते हैं उन पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगी। असीमित का मतलब है कि ये नहीं हो सकता है कि अधिकारों की कोई सीमा ना हो। व्यक्ति को जो भी अधिकार मिले हुए हैं उन पर अनेक प्रकार की पाबंदियां भी लगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिला हो। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, व्यक्ति को व्यक्ति का अधिकार है। तो व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिला हुआ लेकिन इस अधिकार पर यह पाबंदी भी लगी हुई है कि वह दूसरों को गालियां ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बोलने का अधिकार मिल गया है आप अनाप शनाप बोलना शुरू कर दें। हर जो भी अधिकार मिला हुआ है उस पर उतनी ही या उससे ज़्यादा पाबंदियां भी लगाई गई। तो अधिकार जो हैं वो असीमित नहीं होते। आठवां है राज्य अधिकारों की रक्षा करता है। अगर राज्य लोगों को अधिकार देता है तो वो उनकी रक्षा भी करता है। जहाँ राज्य लोगों को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान करता है वहीं वह इन अधिकारों की रक्षा भी करता है। तो जिस राज्य ने आपको अधिकार दे रखे हैं वह उनकी रक्षा करने का जो दायित्व है वो भी राज्य पर होता है। और इसके लिए वो क्या करता है? इसके लिए वह लोगों को कई प्रकार के, जैसे अगर आपके अधिकार छीने जाते हैं तो आप अदालत में जा सकते हैं और अदालत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। वो हम एक अलग अध्याय में करेंगे। इसी भाग में एक और छोटा सा प्रश्न आता है, अधिकार और दावे में अंतर।
तो ये भी एक समझने वाली बात है। कई बार दावे, कुछ लोग कहते हैं कि दावा जो है वो वास्तव में अधिकार ही होता है। तो यहाँ इस मामूली से अंतर को, या जो इनके दोनों के बीच अंतर है, उसको समझाने की कोशिश की गई है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा, नहीं अगर आप इसको नहीं सुनेंगे तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा कि पहले दावा होता है या पहले अधिकार होता है। तो चलिए करते हैं। दावा एक मांग होती है जिसका उचित होना जरूरी है। दो बातें इसमें निकल कर आई कि दावा एक मांग है, लेकिन उस मांग का उचित होना जरूरी है। लेकिन व्यक्ति की हर मांग दावा नहीं हो सकती, क्योंकि मांग उचित भी हो सकती है और अनुचित भी हो सकती है। केवल हम उसी मांग को दावा कहेंगे जो उचित हो। ऐसी मांग जो उचित नहीं है, जो अनुचित है, उसको हम दावा नहीं कह सकते। समझ रहे होंगे आप। दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूं कि दावा एक मांग होती है जिसका उचित होना जरूरी है। आगे आपको उदाहरण के साथ इस बात को समझाया जाएगा। लेकिन व्यक्ति की हर मांग को दावा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मांग उचित भी हो सकती है और अनुचित भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों को लूटने की मांग को दावा नहीं कहा जा सकता। अगर व्यक्ति मांग करे कि मुझे दूसरों को लूटने का अधिकार दिया जाए, तो ये मांग दावा नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? क्योंकि ये उचित नहीं। तो इसलिए कोई भी मांग जो उचित होती है, सिर्फ हम उसी को दावा कहते हैं, और ऐसी मांग जो उचित ना हो उसको हम दावा नहीं कह सकते। जिन दावों को समाज स्वीकार कर लेता है तथा राज्य लागू करता है, वे अधिकार बन जाते हैं। मुझे लगता है कि आपकी अब समझ में आ गया होगा। पहले दावा होता है। दावा क्या है? एक मांग है जिसका उचित होना जरूरी है, फिर वो दावा बन जाती है। मांग जो है, ऐसी मांग जो उचित हो वो दावा बन जाती है, और फिर जिन दावों को समाज स्वीकार कर लेता है और राज्य लागू कर देता है, वो अधिकार बन जाते हैं। इसका मतलब दावा पहले किया जाता है, उसके बाद अधिकार का रूप वो लेता है। तो दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों के अंतर को हम बता सकते हैं। अधिकार वे दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है। ये पीछे हमने आपको बता दिया है कि कोई भी ऐसी मांग जो उचित हो वो दावा होती है, और जिस दावे को समाज स्वीकार कर लेता है, राज्य लागू करता है, वो अधिकार बन जाती है। तो अधिकार वे दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है। लेकिन सभी दावे अधिकार नहीं होते, क्योंकि जिन दावों को समाज स्वीकार नहीं करता वे अधिकार नहीं बनते। अब यहाँ पर भी एक और बात आपको सीखनी है कि सारे के सारे सिर्फ उन्हीं दावों को, जिन दावों को समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है, वही अधिकार बनते हैं। कोई ऐसा दावा जिसे समाज स्वीकार न करता हो, राज्य लागू न करता हो, वो अधिकार नहीं होता। इसका मतलब है कि सभी दावे जो हैं वो अधिकार नहीं होते, लेकिन सभी अधिकार जो हैं वो दावे होते हैं। दावे अधिकार बनने की पहली अवस्था, पहले दावा किया जाता है, तो दावे अधिकार बनने की पहली अवस्था है यदि किसी दावे को राज्य कानूनी मान्यता दे देता है, यानी कि राज्य उसको लागू कर देता है, तो वह अधिकार बन जाता है। इसका मतलब दावा पहले होता है, अधिकार बाद में होता है। तीसरा अंतर क्या है दोनों में? दावों को राज्य की गारंटी प्राप्त नहीं होती, सभी दावों, जबकि अधिकारों को राज्य की कानूनी मान्यता प्राप्त होती। सभी दावा, कोई भी ऐसा दावा जिसे समाज स्वीकार कर लेता है, राज्य लागू कर देता है, वो अधिकार बन जाता है। तो इसका मतलब है कि सभी दावों को, सिर्फ उन्हीं दावों को राज्य की गारंटी प्राप्त नहीं होती है, जबकि अधिकारों को राज्य की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। चौथा अंतर क्या है? सभी दावे अधिकार नहीं होते, लेकिन सभी अधिकार दावे होते हैं, क्योंकि दावा जो है वो अधिकार बनने की पहली अवस्था है। तो इन दोनों के अंतर को आप समझ गए होंगे।